ये कहानी है दुनिया के सबसे क्रूर और आतंकी शासक चंगेज खान की। सनी 1190 तक चंगेज की ताकत मध्य एशिया में इतनी बढ़ गई थी कि अब वो वहां के तमाम शासकों को चुनौती दे सकता था। 1201 की है उस साल करैत कबीले ने जम्मू खां को गुर खान की उपाधि, गुर का मतलब था ब्रह्मांड का राजा, और ये उपाधि चंगेज खान को मिली खागान उपाधि से बढ़ी थी। जब चंगेज को खागान की उपाधि मिली थी तब भी बहुत से कबीले के लोग उससे नाराज थे, और आज भी जब जम्मू का को गुर खान की उपाधि मिली तब भी बहुत से कबीले के लोग उससे नाराज हुए। चंगेज खान भी इस बात से बहुत नाराज हुआ। कबीले की सीमाओं से लगकर ने मंच कबीले के क्षेत्र थे। नेमन कबीले भी चंगेज के नियंत्रण में था। नेमन्नू को भी यह बात पसंद नहीं आई कि जम्मू का को गुर खान की उपाधि दी गई है। उन्होंने जम्मू का को चुनौती दी कि वो साबित करे कि वो गुर खान की उपाधि के लायक है। जम्मू का समझ गया कि नेमन के पीछे मंगोल यानी चंगेज खान है, और फिर उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध हुआ और इस युद्ध में करैत कबीले और जम्मू खां को मुंह की खानी पड्ढी। चंगेज खान के सैनिकों ने जम्मू खां को पकड़ लिया और उसको चंगेज के सामने ले गए। चंगेज ने जम्मू को अपने साथ फिर से मिलकर काम करने की बात कही, लेकिन जम्मू खां ने कहा कि जैसे आसमान में बस एक ही सूरज है, उसी तरह इस धरती पर बस एक ही राजा हो सकता है। और उसने चंगेज से कहा कि वो उसको बिना खून बहाए एक शानदार मौत दे। और फिर चंगेज के सैनिकों ने जम्मू खां को मार दिया। नेमांस के साथ मिलकर मंगोलों ने करैत के क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। अब मध्य एशिया में पहले जहां दो शक्तियां थीं, अब बस एक ही बची थी, और वो थी चंगेज खान की मंगोल कबीले की शक्ति। चंगेज की ताकत बढ़ती जा रही थी। सभी छोटे बड़े कबीले उसके साथ आते जा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि खत्म होने से अच्छा है उसका साथ देना। सभी को मिलाकर चंगेज ने उनको सिर्फ एक नाम दिया, मंगोल, और उन सभी क्षेत्रों को मिलाकर बना मंगोलिया। सिर्फ क्षेत्रों को अपने अधीन करना काफी नहीं था, क्योंकि ये बहुत दिन तक चलने नहीं पाता और आंतरिक विद्रोह होने का भी खतरा बना रहता। इसीलिए अब चंगेज ने मंगोलिया की एकता और व्यवस्था पर ध्यान दिया। एक बड़ा साम्राज्य बनाना और उसको चलाना आसान नहीं था, और इसीलिए उसने मंगोलिया को 95 प्रांतों में बांटा और उन पर शासन करने के लिए योग्य लोग नियुक्त किए। इसके साथ ही साथ उसने अपनी सेना को भी मजबूत किया। मंगोलिया के हर परिवार से एक व्यक्ति को सेना में भर्ती होना जरूरी था, और इस तरह से लगभग 1000 घुड़सवार सैनिकों की सेना बनाई। चंगेज खान ने जब मंगोलिया की शासन व्यवस्था ठीक से चलने लगी, तब चंगेज खान ने दुनिया के दूसरे हिस्सों को जीतने का अभियान शुरू किया। आपको द होगा कि ने मार्केट की संतान को पाला था। उसका नाम था ज्योति। वो चंगेज का सबसे बड़ा बेटा था। मंगोलिया की शासन व्यवस्था ठीक करने के बाद चंगेज ने ज्योति को मंगोलिया का सबसे बड़ा बेटा था। मंगोलिया की शासन व्यवस्था ठीक करने के बाद चंगेज ने ज्योति को मंगोलिया की सत्ता सौंप दी और खुद विजय अभियान पर निकल पड़ा। चंगेज आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में जो भी क्षेत्र आते, उनकी सरदार या तो चुपचाप चंगेज खान की अधीनता स्वीकार कर लेते या फिर युद्ध लड़ते, जिसमें उनकी हार पक्की होती थी। हर जीत के बाद चंगेज खान की सेना का हौसला बढ़ता जा रहा था। 1218 तक चंगेज खान ने मंगोलिया से लेकर चीन के बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। अब तक उसने सिर्फ पूर्वी राज्यों को अपने कब्जे में लिया था। अब उसने पश्चिमी राज्यों की तरफ रुख किया और कारा की तन पर हमला करने के लिए उसने अपनी सेना के एक नेमन सरदार को 20,000 सैनिकों के साथ भेजा। उस राज्य के शासक को चलक को मंगलों की ताकत का पता था, इसलिए उसने बिना युद्ध किए ही उनकी अधीनता स्वीकार करने की बात की। लेकिन उसकी बात को उसकी ही सेना के कुछ लोगों ने नहीं माना, और वो दो हिस्सों में बंट गए। एक टुकड़ी कुछ अलग के साथ और दूसरी चंगेज खान की सेना के साथ युद्ध करने चल पड़ी। कुछ लोग वहां से चुपचाप निकल गया, क्योंकि वो मंगोलों से नहीं लड़ना चाहता था। लेकिन कुछ लाख की सेना को जब पता चला कि वो भाग रहा है, तो वो उसके पीछे भागी और उसको पकड़ दीचकर उसकी हत्या कर दी। चंगेज खान की सेना ने देखा कि कार, आंखें, तन की सेना एक साथ नहीं है, और इसलिए वो सेना छोटी और कमजोर हो गई है। तो इस बात का फायदा उठाते हुए वो करा खदान के अंदर घुस गए और उनके सैनिकों को मारने लगे। एक भयंकर युद्ध हुआ और आखिर में कार पर भी चंगेज खान का अधिकार हो गया। अब पश्चिम में भी चंगेज खान ने जीत की शुरुआत कर दी थी। वो
कारग में ही रुका और आगे की रणनीति बनाने लगा। कारगें ध्यान से लगकर की हुकूमत थी जो कि एक विशाल मुस्लिम राज्य था। चंगेज खान उनके साथ व्यापार शुरू करना चाहता था और इस वजह से उसने 500 लोगों को ख्वारिज्म राज्य के अधिकारियों से व्यापार की बात करने को भेजा। ख्वारिज्म राज्य गवर्नर को लगा कि वो 500 लोग मंगोलियन जासूस हैं। उसने उन लोगों को लूट लिया और उनको राज्य के बाहर भगा दिया। इस बात से चंगेज खान बहुत क्रोधित हुआ और उसने ख्वारिज्म पर आक्रमण करने की सोची। उसने इस बारे में अपने सलाहकारों से सलाह लिया। उसके सलाहकारों ने कहा कि ख्वारिज्म पर आक्रमण करने का इरादा ठीक नहीं है। अभी अगर हम उनसे व्यापार करते हैं तो हमारे लिए बहुत फायदे की बात होगी। चंगेज खान इस बात से सहमत हुआ और उसने अपने 3 दूतों को ख्वारिज्म के बादशाह शाह अलाउद्दीन के पास भेजा। तीनों दूत शाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचे और अपना संदेश उसको दिया। उनके संदेश में यह था कि चंगेज खान ने हुक्म दिया है कि शाह अलाउद्दीन के गवर्नर ने चंगेज के लोगों के साथ जो लूटपाट की है वो उसको वापस कर दें और खारिज में मैं उनके लिए व्यापार करने का रास्ता खोले। शाह अलाउद्दीन चंगेज खान को सिर्फ एक लुटेरा समझता था। उसने उन 3 दूतों में से 2 के बाल कटवा दिए और एक का सिर काटकर बाकी दोनों को देकर कहा कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वह चंगेज को बता देना। चंगेज खान को जब ये पता चला तो उसने ये कसम खाई कि वो शाह अलाउद्दीन को तबाह कर देगा, उसका नामो निशान मिटा देगा। कारग के लोगों से चंगेज खान ने बात की और उनसे कहा कि वह के खिलाफ जंग में उसका साथ देकर राखी। धन के लोगों ने उसकी बात मान ली क्योंकि वो भी शाह अलाउद्दीन और ख्वारिज्म के दुश्मन थे। मंगोलिया के सैनिक भी वहां आ गए और सबको मिलाकर 2,000 की सेना तैयार की। चंगेज खान ने उसने ख्वारिज्म पर 3 तरफ से हमले की योजना बनाई ताकि ख्वारिज्म की सेना एक साफ था। आप आए अचानक और 3 तरफ से हुए हमले से बच नहीं पाया और आखिरकार चंगेज खान का ख्वारिज्म पर भी अधिकार हो गया। शाह अलाउद्दीन के सैनिकों ने मार डाला। सन 1220 में शाह अलाउद्दीन के बारे में चंगेज खान को पता चला कि वो एक टापू पर छिपा है और उसने उसको पकड़ने के लिए अपने सैनिक उस टापू पर भेजे। लेकिन जब तक उसके सैनिक वहां पहुंचते शाह अलाउद्दीन ने आत्महत्या कर ली थी। ख्वारिज्म का साम्राज्य बहुत बड़ा था जिस पर अब चंगेज खान की हुकूमत थी। उसने गजनी और पेशावर तक कब्जा कर लिया था। तभी उसको पता चला कि शाह अलाउद्दीन का एक बेटा जलालुद्दीन मरूद अभी भी जिंदा बचा है और वो गजनी में छिपा हुआ है। तो वो अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर गजनी गया। जलालुद्दीन मरूद को जब यह पता चला तो वो वहां से भाग खड़ा हुआ और सिंध नदी को पार करके भारत में दिल्ली तक पहुंच गया। दिल्ली में उस समय हुल आम वंश मिस्र का शासन था। जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी लेकिन इल्तुतमिश जानता था चंगेज खान के बारे में और इसलिए उसने जलालुद्दीन बहनों को सहायता देने से इनकार कर दिया। चंगेज खान को जब ये मालूम पड़ी था कि जलालुद्दीन भारत आया है तो वो उसके पीछे भारत पहुंच गया। इधर जब जलालुद्दीन को से कोई सहायता नहीं मिली तो वह पंजाब की तरफ भाग गया। बहुत ढूंढने पर जब चंगेज खान को जलालुद्दीन कोई भी अता पता नहीं चला तो उसने मंगोलिया वापस जाने का मन बना लिया। इसके बाद चंगेज खान वापस ख्वारिज्म पहुंचा। अब उसे मंगोलिया की तरफ आगे बढ़ना था। उसकी 20,000 सैनिकों की टुकड़ी ही और रूस से होकर गुजरी। काकेशस और रूस के शासकों ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की और बदले में चंगेज खान के सैनिकों ने वहां बहुत लूटपाट मचाई और बहुत कुछ तबाह कर दिया। साथ ही साथ वहां का एक बड़ा हिस्सा भी अपने कब्जे में कर लिया। रशिया के कई भागों पर हमला करके वहां की सेना को अपनी सेना के साथ मिलाकर चंगेज खान की सेना 20,000 से 80,000 पहुंच गई। रसिया के कई हिस्सों को जीत लिया चंगेज खान ने। उसके बाद चंगेज खान और उसकी सेना मंगोलिया वापस चली गई। चंगेज खान ने सभी सैनिकों को 3 से 4 साल का आराम दिया ताकि वो अपने परिवारों के साथ कुछ समय बिता सके। थोड़ा आराम करके उसने फिर से अपनी सेना तैयार की। उसके सामने जो भी आया 125 में वो यूरोप पर विजय प्राप्त करके मंगोलिया वापस चला गया। चंगेज खान का सबसे बड़ा सौतेला बेटा था जोची और 3 सगे बेटे थे। चंगेज खान ने अपने पूरे साम्राज्य को अपने तीनों सगे बेटों में बराबर बराबर बांट दिया लेकिन जोची को उसने कुछ भी नहीं दिया। उसने जोची को बनाया साम्राज्य का उत्तराधिकारी। उसने कहा कि अब से जो भी वो नए राज्य जीतेगा सब पर जोची का अधिकार होगा। उसने बाद में कई लड़ाइयां लड़ी। जिन नए क्षेत्रों पर उसने कब्जा किया वो तो उसके पहले जीते हुए क्षेत्रों से बहुत बंधे थे। लेकिन सन 1236 में जोशी की मौत हो गई।
ज्योति की मौत के बाद चंगेज खान के सगे बेटे को मंगोल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। उसने बाद में कई लड़ाइयां लड़ी। जिन नए क्षेत्रों पर उसने कब्जा किया वो तो उसके पहले जीते हुए क्षेत्रों से बहुत बड़े थे। अधिकारी साहब 1227 में एक दिन जब वह घुड्डा सवारी कर रहा था, वो घोड़े से गिर गया और पत्थर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। और इसके बाद दुनिया को एक क्रूर शासक से मुक्ति मिल गई। मौत के बाद उसको मंगोलिया में, जहां पर उसका जन्म हुआ था, खंती ए मांग नाम की जगह पर दफन कर दिया गया। उम्मीद करता हूं कि आपको चंगेज खान की ये पूरी कहानी जरूर पसंद आई होगी, और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि आप इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।